हेलो एंड वेलकम टू द एजुकेशन ट्यूटोरियल्स। तो जैसा कि वो अभी तक पढ़ चुके हैं कि एंग्लो मैसूर वॉर्स में ब्रिटिश काफ़ी सारा एरिया अपने अंडर ले चुके होते हैं। उसके बाद एंग्लो मराठा वॉर्स में भी आपने देखा कि टेरिटरीज मराठास की सारी ऑलमोस्ट वो ले चुके होते हैं। उसके बाद सिख का भी एम्पायर ब्रिटिश अपने अंदर ले चुके होते हैं। अब कैप्चर एरिया कर लिया है तो इसके आगे क्या, क्यों कैप्चर किया है, क्या करेंगे, इसका पैसे कमाने हैं। इससे पैसे कमाने के लिए एक रेड लैंड रिवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिश जो है उन्होंने स्टार्ट किया था। और लैंड रिवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिश इन इंडिया, ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ब्रिटिश ने जो है इंडिया में उस समय 3 लैंड रिवेन्यू पॉलिसीज़ रखी थी 1793 में, उसके बाद 1820 में, और उसके सिर्फ 2 साल बाद आई थी 1822 में मालवारी सिस्टम परमानेंट सेटलमेंट, जो कि कॉर्नवालिस लेके आए थे, रोथवारी थॉमस मुनरो, और माहलवारी सिस्टम लैंड रिवेन्यू का जो है हॉल्ट मैकेंजी लेकर आए थे। यानी कि 1793 में आई थी फर्स्ट, सेकेंड आई थी 1820 में, और थर्ड आई थी 1822 में। लेकिन अगर बात करें कि परमानेंट सेटलमेंट से पहले किस तरह का लैंड रिवेन्यू पॉलिसी चला करती थी या किस तरीके से लैंड से वो पैसा कमाया करते थे अंग्रेज़, तो 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने जो सिस्टम चलाया था वो ये था कि जो लैंड है उस पर बिडिंग हुआ करती थी, जिसका भी हाईएस्ट बिड होगी उसको राइट होगा उस जो है लैंड का। और जो ब्रिटिश हुआ करते थे वो एक फिक्स्ड रेवेन्यू की जो है डिसाइड कर लिया करते थे कि 5 साल में आप हमें इतना पैसा दोगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता था और 1 ईयर से भी ज़्यादा ये नहीं चल पाती थी। तो रिजल्ट कुछ ना मिलने की वजह से कॉर्नवालिस डिसाइड करता है कि इसको बदल दिया जाता है। तो कॉर्नवालिस 1793 में परमानेंट सेटलमेंट लेकर आता है। ठीक है, तो अब ये चीज़ उसने सोची है, तो उस समय पर जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठा करते थे। ब्रिटिश की जो कंपनी होती है उसको कुछ भी बनाने के लिए, कोई भी रूल रेगुलेशन बनाने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से जो है अप्रूवल की ज़रूरत होती है, और 1793 में ये अप्रूवल 10 साल के लिए उनको मिल जाता है। तो परमानेंट सेटलमेंट जो है वो इंडिया का उस समय ऑलमोस्ट 90% एरिया कवर करता था। बंगाल, बिहार, मद्रास और बनारस, ये सब चीज़ें वो कवर कर चुका होता था। इन सब एरियाज़ में, पूरे इंडिया में नहीं हुआ था, सिर्फ इन एरियाज़ में ये जो सेटलमेंट है वो लागू हुआ था। इसमें क्या है, एक तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट बैठी होती थी रिवेन्यू लेने के लिए, और बीच में होते थे जमींदार जो पीजेंट से रिवेन्यू लेकर ब्रिटिश तक पहुंचाया करते थे। इस समय जमींदार ने काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाया था, क्योंकि वो पीजेंट से 100 लिया करते थे और ब्रिटिश को उतना दिया करते जितना ब्रिटिश ने डिसाइड किया है, लेकिन जो है खुद पीजेंट से ज़्यादा लेकर अपने पास रखा करते थे। तो ये जो सेटलमेंट है वो 1833 के चार्टर एक्ट तक चलते हैं। अब बात करें इसके फीचर्स की, या क्या क्या पॉइंट इसमें जो है डिस्क्राइब थे, तो सबसे पहला पॉइंट था कि ज़मींदार के पास काफ़ी ज़्यादा पावर से जो है इसमें दे दी गई थी, यानी कि उन्हें एक तरीके से जो है ज़मीन का मालिकाना हक दे दिया गया था, और वो उनके पूर्वजों से लेकर अपने बच्चों तक, दादा पोतों तक हेरिटेज में अपनी जो वो लैंड है वो दे सकते थे। और उनको यह भी हक दिया गया था कि वह अपनी जो ज़मीन है जिसके वो ऑनर बैठे हैं, ज़मींदार बने बैठे हैं, उसको कभी भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसी को कभी भी बेच सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिश को सिर्फ रिवेन्यू से मतलब था, रिवेन्यू नहीं स्टॉप होना चाहिए। अगर रिवेन्यू स्टॉप होता है तो ज़मींदार वो बदल सकते थे, ऐसे राइट ज़िम्मेदार के पास थे। अब बात करते हैं कि रेवेन्यू का अमाउंट क्या था। रेवेन्यू के अमाउंट की बात करें तो मान लीजिए कि 100% पीजेंट से लिया गया है, तो 91% ब्रिटिश गवर्नमेंट को जाएगा और 9% जमींदार को जाएगा। पीजेंट को यहाँ पर पट्टा कहा गया है, क्योंकि पीजेंट को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता था। ठीक है, वो वही काम करता था, वही खेती करता था, वही हर काम करता, लेकिन उसको कुछ यहाँ पर नहीं मिलता था। उसे फिक्स्ड अमाउंट देना पड़ता था, चाहे फसल हो चाहे फसल ना हो, चाहे कर्जा लेके देना पड़े, पर उसे देना पड़ता था। तीसरा पॉइंट, ब्रिटिश को यहाँ पर लगता था कि ज़मींदार जो है वो ज़मीन की फर्टिलिटी पर ध्यान देंगे, क्योंकि फर्टिलिटी अच्छी होगी तभी ब्रिटिश को जो है यहाँ पर रिवेन्यू अच्छा मिलेगा। ठीक है, लेकिन ज़मींदार तो ब्रिटिश से भी ज़्यादा लालची थे उस टाइम पर, और वो पीजेंट से बस रिवेन्यू लेते जाते थे, चाहे कर्जा करके दो, बस उन्हें जो है रिवेन्यू चाहिए था, बस पैसा चाहिए था, बस टैक्स चाहिए था, जिसके चलते जो ज़मींदार होते हैं वो पीजेंट को इतना मजबूर कर देते हैं कि जो उस समय किसान होते हैं उन बेचारों को अपनी ज़मीनें गिरवी रखनी पड़ती है और टैक्स लेना पड़ता है। लेकिन ज़मीनें गिरवी रखकर भी वो ज़्यादा जीत नहीं पाते थे, क्योंकि अगर मान लीजिए 1 साल
उन्होंने ब्याज लेकर पैसे दे दिए, लेकिन दूसरे साल अगर फसल अच्छी नहीं हुई और फसल अच्छी हो भी गई तो किस तरीके से वो टैक्स देंगे और किस तरीके से जो पहला उनका टैक्स बकाया है वो कैसे देंगे। तो इनडायरेक्टली जो है वो अपनी ज़मीन भी जो है किसान यहाँ पर खोने लगे थे। और रिजल्ट की बात करें तो जो ये फर्स्ट जो सिस्टम रखा था परमानेंट सेटलमेंट का, इसका रिजल्ट बहुत ही ख़राब आया था। ये ऑलमोस्ट फेल ही हो गया था। फेल ऐसे हुआ था कि पीजेंट जो थे वो रेवेन्यू देने में असमर्थ थे, वो पैसा नहीं, टैक्स नहीं दे पाते थे। ज़मींदार जब पैसा नहीं मिलेगा तो ज़मींदार आगे पैसा नहीं दे पाता था, और जब पैसा नहीं मिलेगा तो गवर्नमेंट तक भी नहीं पहुंचता था, और जो ज़मीनें हैं वो मनी लैंडर के पास जा रही थी। रेवेन्यू बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा था। यानी कि जो फर्स्ट सेटलमेंट था उसमें जो है लैंडलॉर्ड एबसेंट होने लगे थे। क्यों होने लगे थे कि अगर इसमें, जैसा कि मैंने आपको बताया, ज़मींदार के पास राइट होता था कि वह अपनी ज़मीन किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकता है और किसी और को ज़मींदार बना सकता है, क्योंकि ब्रिटिश को सिर्फ रेवेन्यू पहुंचाना होता था, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि बीच में ज़मींदार कौन है। ज़मींदार यहाँ पर अगर चेंज किया जाता था तो वो दूसरे गाँव का होता था, दूसरे गाँव का होता था तो वो वहाँ से तो वो आएगा नहीं, वो क्या करता है, वो किसी और को अपॉइंट कर देता है, बोलता है कि 9% मेरा, 2% तेरा, तू काम कर और मेरे को दे। तो इस तरीके से जो है एक चैन बनती जा रही थी, और यही चैन बनने की वजह थी कि यह फेल हो जाता है। उसके बाद 1820 में रोतवारी सिस्टम आता है। रोत का मतलब होता है पीजेंट, एक पर्शियन वर्ड है, ठीक है। उसके बाद इसमें बात करें इसके सिस्टम की, तो इसका सिस्टम कैसे काम करता था कि जब ब्रिटिश सरकार को पता चला है कि ज़मींदार इस तरीके से गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपने ऑफिसर अपॉइंट करने लग जाते हैं। लेकिन ये भी फेल होता है। क्यों फेल होता है? क्योंकि यहाँ पर जो रेवेन्यू होता है वो तो हाई है, तो जमींदार जो पीजेंट से लिया करते थे वही सिस्टम बन जाता है। पीजेंट यहाँ पर पे नहीं कर पाते हैं, कभी फसल अच्छी नहीं होती है, कभी जितना टैक्स उनको देना होता है उस नहीं बन पाता है। अब नहीं बन पाता है तो जो है मनी लेंडर्स के पास उनकी ज़मीनें जाने लगी, तो रेवेन्यू बंद यहाँ पे होने लगा था। उसके बाद महलवारी सिस्टम आया था 1822 में। महलवारी सिस्टम में ब्रिटिश एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। गलती क्या होती है, वो मीडिएटर पंचायत को बटा देते हैं। पहले जमींदार बनाए थे, फिर ऑफिसर बनाए थे, और अब पंचायत को वो मीडिएटर बना देते हैं। बात करें कि महलवारी जो सिस्टम था वो किन किन एरियाज़ में लागू हुआ था, तो पंजाब, नॉर्थ और यूनाइटेड प्रोविंसेस, यूपी का मतलब यहाँ पे यूनाइटेड प्रोविंसेस है वहाँ पर, और ऑलमोस्ट इंडिया के 30% इलाकों में महलवारी सिस्टम ही लागू किया गया था। अब बात करें कि यह गलत क्यों था। पंचायत तो इंडियंस की होती है, इंडियन चूज़ करते हैं, फिर भी ये गलत क्यों था? वो गलत इसलिए था कि पंचायत सोचती थी हम किसानों के बारे में, और किसान उस समय जो है उतना रेवेन्यू पैदा नहीं कर पा रहे होते हैं, ठीक है। और उतना रेवेन्यू अगर नहीं मिलेगा तो वो ब्रिटिश को भी नहीं दे पाएंगे। लेकिन ब्रिटिश जो है टॉर्चर करने लग गए थे। उन्होंने एक फिक्स रेवेन्यू डिसाइड कर लिया था, उनको चाहिए था तो चाहिए था। लेकिन जैसा कि पंचायत इंडियंस की तरफ थी तो वो इंडियंस को सपोर्ट करती थी, और ब्रिटिश जो थे उनको बस पैसा चाहिए था। तो वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा जो है मिसकम्युनिकेशन बैठ गया था, बहुत ज़्यादा गुस्सा एक दूसरे की तरफ हो गया था, और जिसका रिजल्ट 1857 रिवॉल्ट में हमें देखने को मिलता है। तो इसी के साथ जो है हमारा लैंड रिवेन्यू सिस्टम जो आए थे, परमानेंट सेटलमेंट, रोजवारी सिस्टम और महलवारी सिस्टम, ये हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं, अच्छी तरह से डिस्कस कर लिए हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।